हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चे प्रतिबिंब बनने संबंधित नियमों को, इमेज फॉर्मेशंस लॉज को देखेंगे। देखिएगा बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, वह मुश्किल 3 या 4 नियम हैं। उन्हीं के हेल्प से क्या हम सीख जाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। देखिए हम लोगों का रे ऑप्टिक्स चल रहा था बेटा, क्या उसी में प्रतिबिंब किस प्रकार हम बनाते हैं मिरर के द्वारा, आज हमको ये सीखना है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, दर्पण के द्वारा, यानी बाय मिरर, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा इसमें पहला जो है नियम वो क्या कह रहा है, ये आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या है, ये हमने ले लिया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा हम जिक्र भी कर लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको आप समझिएगा। ये वाला जो पॉइंट्स है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। आप अच्छे से समझिएगा। देखिए कैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पोल कहलाता है। आप ऐसे समझिए, इसको दिमाग में रखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ कि आप थोड़ी देर ये एज्यूम करिएगा, ये तुम्हारे शहर का चौराहा है। दिस इज स्क्वायर ऑफ योर सिटी। जो मेन चौराहा है ये है। तो मेन चौराहे पे बेटा कौन बैठा रहता है? पुलिस बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? पुलिस। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोल कहते हैं। बात को अच्छे से समझिएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। दूसरा पॉइंट्स आप ये समझिएगा, हमको आपको समझना है एक और पॉइंट्स है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, फोकल पॉइंट्स से दे रहे हैं। जरा इसको समझना है कि फोकल पॉइंट्स क्या होता है। फोकल पॉइंट्स क्या होगा, इसके ऊपर आप देखिएगा। अगर हम ये रेज डाल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रेज डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं रेज, ये डाल रहे हैं, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि ये जैसे ही रेज इसके ऊपर पड़ी, मिरर के ऊपर, तो मिरर से टकरा करके क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। और वापस कहाँ पे आई? एक फिक्स पॉइंट पे आई। ऐसे यहाँ टकरा के क्या हुई, वापस यहाँ पे आई, फिक्स पॉइंट पे आई। और ऐसे यहाँ से टकरा के क्या आई, वापस फिक्स पॉइंट पे आई। ऐसे टकरा के फिक्स पॉइंट पे आ गई। तब ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, तुमने देखा ढेर सारी किसी सोर्स से, यानी हमने यहाँ पे टार्च ले ली, टार्च से कई रेज हमने डाली, और रेज डालने के बाद ये कॉनकेव मिरर से टकरा करके वापस यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट पर सारी रेज आ गई। तो यही पॉइंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको मिलेगा, लाइट का फोकस मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट कहेंगे। बात को अच्छे से समझते रहिएगा। क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? यानी इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल ढेर सारी रेज को डालें और डालने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हम ये ऑब्जर्व करें कि वो पैरेलल रेज किस पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रही, मीट आउट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाएगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि फोकल पॉइंट क्या है? तो यहीं से हम एक लॉ निकालेंगे, उसको आप समझिएगा। लॉ क्या है कि अगर कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह रे फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। मतलब ये कोई रे अगर जा रही है मैं कलर से दिखा रहा हूँ अगले, ये कोई रे जा रही है नंबर 1, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये सीधी निकलती चली आ रही है ये। अब यहाँ पे सोचिएगा, ये जो फोकल पॉइंट है उसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर एक और पॉइंट होता है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नाम हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दें। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिएगा आप, हमने पहले ही इस पहले वीडियो में आपको बताया था मिरर होता क्या है। इट इज ए पार्ट ऑफ हालो, इट इज ए पार्ट ऑफ हालो ग्लास स्फीयर, मतलब कांच का खोखले गोले का एक भाग होता है जिसमें एक बाहर के पार्ट पे क्या कर दी जाती, पॉलिश कर दी जाती है और अंदर के पार्ट को स्मूथ रखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये पॉलिश हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आयरन ऑक्साइड या आयरन रेड ऑक्साइड या सिल्वर की कर दी जाती है। क्लियर हुई बात की नहीं? रीज़न होता है कि सिल्वर की पॉलिश करने का रीज़न क्या होता है, बिकॉज ये बिल्कुल भी लाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये सारी की सारी लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कराने का प्रयास करती है। इसलिए हम लोग आयरन रेड ऑक्साइड और सिल्वर की पॉलिश का यूज करते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा। अब ज़रा देखिएगा, तो हम मान लेते हैं ये कांच का एक हालो जो स्फीयर होगा, तो उसका एक अपना क्या होगा, सेंटर होगा, यानी केंद्र बिंदु होगा। वही सेंटर पॉइंट, वही केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और जब तुम नोट करोगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ का डिस्टेंस और फोकल लेंथ से पोल पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल आता है। क्या आता है, हम इसको ज्योमेट्री के हेल्प से आगे क्लास में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको देखना होगा। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। जिसे मैंने हाईलाइट किया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको मैंने हाईलाइट किया है और यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। ये जो जिसको हम डार्क कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे, आर अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी फोकल पॉइंट से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो आप ज़रा देखिए, एक बार रिवाइज मार देते हैं इन सारे पॉइंट्स को जो अभी मैंने डिस्कस किए। पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, पोल क्या होता है बेटा, तो पोल के बारे में हमने आपको बताया कि व्हाट इज, हाउ टू डिफाइन पोल। पोल क्या होगा कि जो भी मिरर होगा, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल। और अब ये देखिएगा, ये जो मिरर होगा, मिरर एक हमने अभी आपको बताया हालो
ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होगा तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब देखिएगा जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सभी पोल से मेजर की जाती हैं, तब पोल से फोकल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी ऐसी लाइन जो फोकल पॉइंट और पोल से गुजरे या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट और पोल से गुजरे तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो बात यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, फोकल लेंथ किसे कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, पोल किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए। देखिए तो इससे संबंधित पहला लॉ आपको क्लियर होना चाहिए। इमेज बनाने के लिए जो पहला लॉ दिया गया है वो ये दिया गया कि अगर कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि क्यों होकर जाएगी, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी में जाना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो 2 रूल दिए गए थे उसके बारे में जाना पड़ेगा। जरा देखो कैसे, यहाँ पर ये हमने प्लेन मिरर बना दिया और ये कहलाएगा क्या, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा बेटा। तो कोई रेज अगर आ रही है आपकी, ये हमने क्या बताया था, इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ आर होना चाहिए। और याद रखना जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच बना एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच बना एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या ये पहला लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको आप जरा देखिएगा, यहाँ से जो देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर का सरफेस है। तो ये हमारी क्या कहलाती, इंसिडेंट रे कहलाती। ये वाली जो रे जा रही है इंसिडेंट रे कहलाती। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। इंसिडेंट पॉइंट पे जैसे ये रे इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे क्या है, फोकल पॉइंट से होकर के जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो आपको मैं बता दूँ स्फेरिकल मिरर के लिए जो नॉर्मल होता है वो उसकी रेडियस होती है। तो क्या आपको ये जो एक कंप्लीट स्फीयर दिखाई दे रहा है, क्या आप इसकी रेडियस ये मान सकते हैं, ये वाली जो ग्रीन कलर से मैंने इसको दिखाया है ये होगा। तो अब यहाँ पर आप ये जो मेजर करेंगे, ये एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बिकॉज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या बना, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसमें इसीलिए ये नियम बन रहा है क्या, कि जब भी कोई रे जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और टकरा करके वापस आएगी तो वो फोकल पॉइंट से वापस आएगी। उसका कारण मैंने आपको दिया है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये पहला लॉ क्लियर होगा। दूसरा लॉ इसी पर बेस्ड है, उसको 1 मिनट में समझ लेते हैं कि दूसरा लॉ क्या है। कि जब भी कोई रे जो फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी, मान लो अब हम ऐसे गुजार देते हैं, एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इधर ना करके इधर कर देते हैं, ये एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही ये टकराएगी, ये सरफेस कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराएगी, टकरा करके क्या होगी, वापस चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये सेकंड लॉ कह रहा है। सेकंड लॉ एक बार फिर से सुन लिए, अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होकर कॉनकेव मिरर पर टकराएगी, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। ये सेकंड लॉ है इमेज फॉर्मेशन का। जरा देखिएगा थर्ड लॉ क्या कह रहा है।
थर्ड लॉ, प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से, यह आप समझिएगा, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेज आई, आने के बाद सीधे चली गई, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ने वाली रे किसी ऑब्जेक्ट से वो बिना डेविएटेड हुए, मतलब अगर कॉनकेव मिरर के सरफेस के ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद सीधे उल्टे पैर उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या वापस चली जाती है। इसका कारण क्या होगा, बिकॉज जरा देखिएगा, सोचिएगा, ये हमारी इंसिडेंट रे है और यही हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और यही हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, क्योंकि इसमें यही तो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही हो गई, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये भी बात एकदम क्लियर हो गई कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये बात सत्यापित होती है, प्रूफ होता है यहाँ से कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाईपास होगी और मिरर से टकरा करके फिर बिना इधर उधर जाए हुए सीधे वापस चली आएगी, तो ये हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड लॉ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इसे कहते हैं। अब जरा देखिए, एक लास्ट लॉ बचा है, उसके ऊपर भी चर्चा मैं कर लेता हूँ। कोई रे होगी, जितने एंगल से आप ये समझिएगा, जितने एंगल से पोल पॉइंट पर जाएगी, जितने एंगल से पोल पॉइंट से टकराएगी, रेड वाली रेस देखिएगा, जितने एंगल से पोल पॉइंट्स पर टकराएगी उतने ही एंगल से नीचे की ओर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, यानी यहाँ भी उतना ही एंगल आर बनाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो नीचे वाला भी क्या 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगा और ये हमारी क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा। तो कुल मिला के हम 2 मिनट में समराइज कर देते हैं और टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। पहला लॉ क्या है कि अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहली रे कोई हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी। अगर इसी का जस्ट उल्टा क्या है, अगर कोई रे हमारी फोकल पॉइंट से आकर के आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। तो ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिना डेविएट हुए उसी रास्ते पर अगेन पुनः आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तीसरा लॉ हो गया। चौथा लॉ क्या है, पोल पर पड़ने वाली कोई भी इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के उधर चली जाएगी। इसका मतलब हर कंडीशन में एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो कुल मिला के यही 4 लॉज दिए गए। फिर से बेटा एक बार सुन लीजिएगा, मैं एक मिनट में फिर रिवाइज करा देता हूँ कि पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होके जाएगी, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 आप देखेंगे कि अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होकर के जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल जाएगी। तीसरा नंबर, थर्ड लॉ क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली आएगी बिना डेविएट हुए। नियम नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि जितने एंगल पर कोई इंसिडेंट रे पोल पॉइंट से टकराती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, वापस होती है। यानी इन सारी कंडीशन में यही 4 लॉ हैं। जितने भी इमेज बनेंगे मिरर को लेकर आपको इन्हीं चारों लॉज को फॉलो करना होगा। और मैं अगली वीडियोज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बने रहिएगा अध्ययन गुरु के साथ और सीखते रहिएगा रियाज सर के साथ। धन्यवाद।